हम लेकर आए हैं दुनिया का पहला रियल एस्टेट शो, जिसके सह प्रायोजक हैं क्लाउड धोबी और प्रायोजक हैं KW ग्रुप। मैं हूं हरिओम त्यागी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर डॉन। रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता हर किसी की है। आज़ादी के 73 साल बाद भी हिंदुस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी खुले आसमान के नीचे या झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर 2.95 करोड़ घरों की कमी है। घरों की इस कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल मिशन शुरू किया। इस मिशन के तहत सबके सर पर छत करने का मिशन था। हाउसिंग फॉर ऑल को पूरा करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण व शहरी शुरू की, जिसके तहत शहर और ग्रामीण के अंदर घरों का निर्माण करना है। पिछले एपिसोड में हमने प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी के विषय में चर्चा की थी। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण। ऑब्जर्वर डॉन की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण की 10 बड़ी बातें। मैं हरिओम त्यागी, आप देख रहे हैं दुनिया का पहला ऑनलाइन रियल एस्टेट शो। प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण की 10 सबसे खास बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपको इस योजना को समझने में आसान। प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण की सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के तहत 2 चरणों में घरों का निर्माण किया जाना है। पहला चरण 2016 से 2019 तक था, जिसमें 1 करोड़ घरों का निर्माण करना था, जो लगभग पूरा हो चुका है। वहीं दूसरे चरण में 2019 से 2022 तक 1.95 करोड़ घरों का निर्माण करना है। इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना में 2019 से 2020 तक 70 लाख घरों का निर्माण करना है। 2020 से 2021 तक 65 लाख घरों का निर्माण करना है। वहीं 2021 से 2022 तक 65 लाख घरों का निर्माण होना है। इस योजना की तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के तहत 1,20,000 और 1,30,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 की सहायता राशि दी जाती है, जो पहले 70,000 थी। वहीं गैर मैदानी क्षेत्र में यह राशि 1,30,000 कर दी गई है, जो पहले 75,000 थी। सहायता राशि बढ़ाने के पीछे सरकार का मकसद है कि गुणवत्तापूर्ण घरों का निर्माण किया जा सके। पहले यह योजना इंदिरा आवास के नाम से थी। बाद में इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवासीय योजना कर दिया गया। जब इस योजना का नाम प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण किया गया तो उसमें घरों का साइज भी बढ़ा दिया गया। पहले घरों का साइज 20 मीटर तक होता था, अब यह साइज 25 मीटर तक होता है। अतः यह योजना की चौथी सबसे बड़ी बात है। योजना की 5वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले इस योजना में 315 दिन लगते थे, जो लगभग 1 साल के बराबर होता है। वहीं अब इस योजना में 114 दिन में घर का निर्माण होता है। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि इस योजना में अब सिर्फ 90 दिन में घर बनकर तैयार हो जाते हैं। इससे घरों के निर्माण में तेजी आई है और बड़ी तेज़ी से घरों का ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण हो रहा है। घरों के निर्माण में कैसे तेज़ी आई, इसके पीछे आइए समझते हैं क्या कारण है। पहले सब्सिडी मौजूदा समय में सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफ़र की जाती है, जिससे करप्शन कम हुआ है और घरों के निर्माण में तेज़ी आई है। यह इस योजना की सबसे बड़ी बात है। योजना की 7वीं खास बात यह है कि लाभार्थी का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना यानी SECC के डाटा के तहत होता है। इसके बाद इनको सहायता राशि का आवंटन कर दिया जाता है और धन सीधा लाभार्थी के खाते में
ट्रांसफ़र किया जाता है। इस तरह से घर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और तेज़ी से घरों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं योजना में पैसा कहाँ से आता है या किस किस सरकार के हिस्से में कितना पैसा आता है। यह हिस्सा इस तरह से समझा जा सकता है, पहाड़ी क्षेत्र में यानी हिमालय क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को सरकार 90% और राज्य सरकारें 10% का योगदान करती हैं। वहीं मैदानी क्षेत्र यानी गैर पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि जगहों पर सरकार यानी केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकारें 40% का हिस्सा देती हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ आदि केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार ही 100% सहायता राशि प्रदान करती है। घर निर्माण में जियो टैगिंग का प्रयोग सबसे बेहतरीन ट्रांसपेरेंसी का तरीका है। यह इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भी है। योजना में बनने वाले घरों की जियो टैगिंग की जाती है। पहले जिस जगह पे घर बनना होता है उस जगह का फ़ोटो साइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। उसके बाद जब घर का निर्माण होता है तो निर्माणाधीन घर का भी फ़ोटो अपलोड किए जाते हैं। उसके बाद जब घर पूरा बनकर तैयार हो जाता है तो उसका भी फ़ोटो करके साइट पे अपलोड किया जाता है। इस तरह से आप रियल टाइम में कहाँ पर कितने घर और किस स्थिति में कितना निर्माण हो चुका उसकी जानकारी ले सकते हैं। 10वीं सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार 2022 तक सबको घर मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का फोकस ग्रामीण क्षेत्र में सबको पक्का घर देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ये 10 सबसे बड़ी बातें थी जो हमने आपको अभी बताई। अब हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर लौटेंगे लेकर रियल एस्टेट की सबसे बड़ी बहस, जिसमें हमारे साथ होंगे रियल एस्टेट एक्सपर्ट और करेंगे चर्चा कि हाउसिंग फॉर ऑल में प्राइवेट डेवलपरों का कितना या किस तरह से योगदान हो रहा है। जिस तरह अच्छे और पौष्टिक खाने का महत्व हम सब जानते हैं, दूसरी सबसे आवश्यक और करीबी चीज है हमारे कपड़े। अब इंतजार की घड़ियां खत्म। कोविड से सुरक्षा के बीच में अब आपके घर के दरवाजे तक सबसे स्वच्छ और गुणवत्ता से भरपूर आपके अपने कपड़े। इंडिया में पहली बार क्लाउड धोबी ने आपके कीमती समय और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा। अपने कपड़ों की सबसे हाईटेक और सैनिटाइज्ड लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग के लिए अभी कॉल कीजिए। आपकी अपनी सोसाइटी में जल्द ही। नमस्कार, मैं हूं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर डॉम। ऑनलाइन रियल एस्टेट के शो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मेहमान। मैं अपने मेहमानों का स्वागत करना चाहूँगा। सबसे पहले संजीव कथुरिया जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्कार संजीव कथुरिया जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमरेंद्र शुक्ला जी, डायरेक्टर एंड सेल्स हेड OLX.com के। शुक्ला जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान कुणाल बनर्जी। कुणाल बनर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और मेरे साथ हैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट राकेश पुरोहित जी। राकेश पुरोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। अमरेंद्र जी, रिसेंटली अभी 2 दिन पहले नरेडको ने हाउसिंग फॉर ऑल एक पोर्टल लॉन्च किया है। मकसद उनका यही है कि सभी के लिए घर हो और फोकस उन्हीं का भी मिडिल क्लास और लोअर क्लास के ऊपर है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो ऑनलाइन है, ई कॉमर्स साइटें हैं, वो किस तरह से हाउसिंग फॉर ऑल का जो ड्रीम है कैसे पूरा कर रही हैं उसको? So, Tyagi ji, before answering to your question, I'll just try to sum up the entire housing for all in 2-3 lines. So, अभी जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है, कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स। अभी तक हम समझ रहे थे सिर्फ 2 कैविएट्स हैं इसके, एक PMAY अर्बन है, एक PMAY रूरल है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम अप विद एन इनिशिएटिव फॉर PMAY रेंटल्स एज वेल। सो जो बनर्जी साहब कह रहे थे या जो संदीप जो कटोरिया साहब ने कहा कि वो लोग भी माइग्रेंट्स हैं या वो लोग भी शहरों में मेट्रोज में आते हैं जिनकी इनकम 5 लाख 7 लाख रुपए है। So these guys, these people who don't have an appetite to digest a 50 lakh rupee property, who can't afford it, they can probably look at a rental piece as well.
So PMAI urban में भी initial at the time of the policy launch it was only structured up to 8-9 lakh rupees. Now it has been extended to 18 lakh rupees. So this is not only focusing to EWS, this is focusing on middle class and upper middle class also. Now if you look at the lower long tail of the buyers or people who need to have a house or shelter, they can probably get into PMAY rental as well, जिसमें PPP मॉडल पर भी काफी सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर करी गई हैं. They are getting renovated with a 7 to 9 year ROI yield plan from Government of India. So now what is happening that upper quartile up to 18 lakh rupees, there is a provision for housing for all. Mid quartile up to 12 lakh rupees, housing for all, there is a provision. And then there is a long tail. लॉन्ग टेल में भी दो पोर्शंस हैं, एक पोर्शन जो अप टू 6 लाख है और अप टू 5 लाख है, एंड देन देयर इज अ लॉन्ग टेल जो बिलो 3 लाख है, दे कैन गेट इनटू PMAY रेंटल. दैट इज द होल सम, सो दैट इज कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स. Coming on to Nardeco launches housing for all, that's a nice initiative. I would recommend these kind of initiatives coming from structured bodies. There have been few initiatives from CREDAI earlier as well in couple of regional players. So like CREDAI South has started a property portal wherein they were pushing developers to register their projects, and that were also reaching out to users. So that's a good, I mean when something is coming from a structured body, दो चीजें बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाती हैं. एक कि शायद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वो डॉक्यूमेंटेशन वैलिडेट नहीं कर सकता है जो नार्डेको या एसोचए में क्रेडाई करेगा. सो प्रेडोमिनेंटली जो भी इंफॉर्मेशन उस प्लेटफॉर्म्स पे होगी वो ज्यादा वैलिडेटेड होगी, ज्यादा कॉन्क्रीट होगी, ज्यादा क्रिस्प और लीगल स्टैंड पॉइंट से भी क्लियर होगा. हाउ दे आर गोना गेट डिमांड ऑन देयर प्लेटफॉर्म, दैट इज समथिंग व्हिच इज अ क्वेश्चन. बिकॉज किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सप्लाई लाना इज नॉट अ ग्रेट चैलेंज इन टुडेज एरा. द बिगेस्ट चैलेंज इज टू गेट अ डिमांड ऑन द प्लेटफॉर्म. So players like us who are getting 40 million users, 4 crore users a month on their platform every month, that takes a Herculean task for last 9-10 years to get into deeper penetration in the market. Initiative is pretty nice. How the demand will be back on these kind of platforms, that is something which is questionable as of now. ठीक है, थैंक यू अमरेंद्र जी. Here's one point, Mr. Shukla, I want to just discuss with you. Although when हम ये प्रोग्राम भी थोड़ा इंग्लिश में और हिंदी में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात है, ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, और फिर उन्हीं लोगों की बात हम कर रहे हैं. अभी हम ऑनलाइन एजुकेशन में कर रहे थे तो वो गरीब लोगों के घर के बच्चे जो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे. तो एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, तमाम चीज़ें हैं. तो क्या कुछ हेल्पलाइन भी डिजिटल मीडियम से कुछ हेल्पलाइन भी क्रिएट की जा सकती हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा ऐसे लोगों के लिए जिनको पास इंटरनेट की इतनी ज़्यादा एक्सेस नहीं है, ना वो ज़्यादा यूज टू है उसके. तो क्या आप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म कुछ हेल्पलाइन भी क्रिएट करना चाह रहे हैं या कर सकते हैं, जिससे आसान रहे कि एक गरीब आदमी को अगर मान लीजिए घर चाहिए, उसे बता दें कम से कम एक नंबर डालना है या फिर एक मिस कॉल करनी है, तो क्या इस तरह से भी कुछ और ईज आउट करने की चांसेस हैं? नहीं सर, ये ऑप्शन हमारे पास में है बिल्कुल, कि जो लोग एप्लीकेशन या डेस्कटॉप ओरिएंटेड साइट्स के थ्रू ब्राउज नहीं कर पा रहे हैं या जो वो ढूंढना चाह रहे हैं वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं जिसपे वो कॉल कर सकते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है. लॉन्ग रन में यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से वर्कआउट नहीं होती है जब भी आप ऑफलाइन सर्च प्लेटफॉर्म चलाना चाहते हैं. डिजिटल मीडियम से हमारे लिए बेटर ये है कि हम अपने यूजर्स को एजुकेट करें. शायद उस मामले में हमारी यूनिट इकोनॉमिक्स थोड़ी सी बेटर वर्कआउट होगी रेदर देन असाइनिंग पीपल जो लोगों की कॉल को अटेंड कर सकें. इसीलिए हमने काफी सारी कैंपेन्स पास्ट में भी करी हैं. हमारा प्लेटफॉर्म भी बहुत सिंपल है, 2-3 स्टेप में ही सर्च, आप जो खरीदना चाहते हैं या जो बेचना चाहते हैं ये आप 2-3 स्टेप में भी कर सकते हैं. और OLX जैसे ब्रांड की पेनिट्रेशन अगर आप देखें तो टियर 15 टियर 16 मार्केट्स में भी है. इसका मतलब ये है कि जो बिलो सबपार जनता है वो भी अगर उसको स्मार्टफोन मिलता है और इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है तो वो चीजों को इंटरनेट पे सर्च कर सकती है. जैसे अगर आप गूगल का इनिशिएटिव देखें तो वॉइस सर्च है, जो लोग टाइप नहीं कर सकते हैं वो सर्च में जाके अपनी चीजों को बोल दें और उसके रिजल्ट्स उन्हें दिख जाएंगे. तो इस दिशा में भी काफी सारे प्रयास काफी सारे नई कंपनियां कर रही हैं. उसमें हम भी प्रयासरत हैं कि जिससे सिंपलिसिटी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स व्हाइल गोइंग ऑन डिजिटल. उसके लिए हमने काफी प्रयास किया है. हमारी हेल्पलाइन नंबर्स भी है कि जो लोग उस सिंपलिसिटी पर भी अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो वॉइस सर्च या कॉल के द्वारा भी हम तक पहुंच सके और हम उनकी समस्याओं को सुलझा सकें. थैंक यू शुक्ला जी. मैं थोड़ा सा बहुत राकेश जी की बात में थोड़ा सा और ऐड करना चाहता था अमरेंद्र भाई से. अमरेंद्र भाई, अगर आप किसी बैंकिंग के साथ एसोसिएट होके
और अगर आपके प्लेटफॉर्म से इसकी मार्केटिंग अच्छे से हो तो मुझे लगता है कि नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इटसेल्फ, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग अवेयरनेस फॉर पीपल हु वांट टू बाय, क्योंकि जो ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, इन लोगों तक ज्ञान नहीं पहुंचता, दे आर नॉट एबल टू रिसीव। इमेजिन सरकार कह रही है मैं 5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी देना चाहती है और अभी तक हम लोग क्या 50,000 करोड़ रुपए कंज्यूम नहीं कर पाए, 1/10। तो अगर आप सपोजिंग आवास बैंक है, HDFC, कोई भी बैंकिंग है, आप डेवलपर्स के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। सो इफ दिस होल थिंग, या हम ऑब्जर्वर के थ्रू ये काम एक इनिशिएटिव कर सकते हैं, दैट वी आर ट्राइंग टू रीच अ कॉमन मैन। हम एक कॉमन आदमी तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर आप एक हैं। सो एक डेवलपर, इट्स नॉट अबाउट CRC, एनी डेवलपर जो कि इस सेगमेंट में काम कर रहा है, अफोर्डेबल सेगमेंट में काम कर रहा है, हाउसिंग फॉर ऑल के अंदर जो वो है फिट होता है उसका प्रोडक्ट, उधर में आप साथ में इनको डिजिटली उनकी मदद करें, बैंकिंग उसकी मदद करें। Trust me, this is a great opportunity for this country to give shelter to those people who have always been wanting it, पर उनको पता नहीं है कैसे लेना। मैं बहुत कंसल्ट करता हूँ अपने कस्टमर्स को भी। We don't only sell, so I am intellectually also teaching and educating कि कैसे घर खरीदना चाहिए। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज करें, चाहे ऑब्जर्वर के माध्यम से करें, चाहे हम OLX के माध्यम से करें, तो अगर अपन इसको किसी तरह इस एनर्जी को जोड़ के और उन लोगों तक ही ले जाएं, ट्रस्ट में बहुत जबरदस्त डिमांड है बाजार में, आज भी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अगर इस बारे में आप कुछ कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। जी बिल्कुल गठुरिया साहब, हम इस सजेशन पे बिल्कुल वर्कआउट करेंगे। काफी सारे डेवलपर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं जो अफोर्डेबल सेगमेंट और सुपर प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट में काम करते हैं, बट ये एक अच्छा डायरेक्शन है कि जहाँ पे हम डेवलपर्स जो अफोर्डेबल सेगमेंट में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और बैंकिंग और हम एज अ डिजिटल मीडियम तीनों एक साथ जुड़ के एक इकोसिस्टम तैयार करें जिससे हम कॉमन मैन तक पहुंच सकें और उनकी जरूरतों को पूरा कर सकें। जिस तरह अच्छे और पौष्टिक खाने का महत्व हम सब जानते हैं, दूसरी सबसे आवश्यक और करीबी चीज है हमारे कपड़े। अब इंतजार की घड़ियां खत्म। कोविड से सुरक्षा के बीच में अब आपके घर के दरवाजे तक सबसे स्वच्छ और गुणवत्ता से भरपूर आपके अपने कपड़े। इंडिया में पहली बार क्लाउड धोबी ने आपके कीमती समय और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा। अपने कपड़ों की सबसे हाईटेक और सैनिटाइज्ड लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग के लिए अभी कॉल कीजिए। आपकी अपनी सोसाइटी में जल्द ही। अपने मेहमान के पास जाना चाहूँगा, कुणाल साहब के पास साथ में। कुणाल साहब, अभी एक नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट मैंने देखी थी, उसके अनुसार हिंदुस्तान के अंदर जो शहरी लोग हैं, जो शहर में लोग निवास करते हैं, मोर देन 50% लोगों के पास में अपना घर है और 30% लोग रेंट पे रहते हैं। 13 यानी 13% लोगों के पास में पेरेंटल प्रॉपर्टी है और 17% जो पीपल्स हैं उनके पास कुछ नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि जो बिल्डर है, डेवलपर्स है, उसके पास में 30% यानी 30% जो रेंट पे रहते हैं उनको कैच करने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उस जो 30% लोग रेंट पे रहते हैं उनको कैसे हाउसिंग फॉर ऑल, उनको कैसे घर दिया जा सकता है? आपका जो सवाल है, हाउ टू कन्वर्ट दिस 30% who are on rent to buy their own house, you know, all the things which were said just now by the panelists apply here. I would like to take it to a little different thought process, if I may. हम इंडिया में ना सब बना सकते हैं. We can achieve housing for all. We can do a lot of things. There's one area that we often slip in our country, and that is the quality of design and quality of material and finishing of the product. Even, you know, I had the opportunity to visit Russia and China. Both are communist countries. Both were even poorer than India. China was far poorer than India. Russia also went through very bad stage. उनका जो social housing है, housing for all उनका भी है. Of course, the different political move, way of doing different economics, but at the same time, हरिओम भाई, एक जो चीज हमने वहाँ देखा, that even for the housing for all, for middle class segment,
for converting renters into having their own home. The minimum quality that they have guaranteed and they have given is far, far better than what I've seen in our country. So that means there is a fear of the contractor, of the developer, that if they don't deliver to certain quality, even for the poorer people or the urban poor, as Sanjeev Bhai has said, the LIG and MIG also, the quality of their MIG and LIG is as good as our top level constructions in terms of, you know, having a seepage, जो हमारे दीवार में पपड़ी लग जाता है and you know the paint is coming off, और कहीं चिप हो गया, कहीं ड्रिल करो, तस्वीर लगाने के लिए आप ड्रिल करो, कोई DDA फ्लैट में ड्रिल कीजिए तो पूरा वो दीवार ही निकल जाएगा, अब तस्वीर क्या लगाएंगे वहाँ. मतलब the quality and the sense of design, the sense of planning कि कहाँ बाथरूम रखना है, कहाँ डाइनिंग रखना है, that nobody has given too much thought to that in our country. But maybe in the past जो bureaucracy है वो डिजाइन पे कोई ध्यान नहीं दिया. भाई नौकरी है, सैलरी मिल रहा है, इसका कोई तो डन तो नहीं होगा. अगर वो डिजाइन ठीक नहीं है या क्वालिटी ठीक नहीं है, उनको तो डन तो नहीं होगा, तो पेंशन मिल जाएगा, रिटायर करेंगे आराम से. वो चाइना रशिया में उसको और उसका फैमिली को तो जेल में डाल देगा. ये आपने गलत चीज किया है फॉर द कॉमन मैन. अफोर्डेबल हाउसिंग, तो हमारे जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, वी कैन रेज द डिजाइन एंड क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स, क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग as good as even super premium. मैंने उतने इतना ध्यान दिया. I'm not saying material तो अलग होगा ही, but you know, to put science and technology into use for the common man, so why people should rent? And with the scheme that Sanjeev Bhai has said, वो scheme से हम खरीदेंगे यार, demand तो बहुत होगा. If I'm getting good quality at affordable price, क्यों नहीं लेंगे? But a lot of complaints are there amongst the common man कि हाँ जी आप affordable housing दे रहे हैं, but ऐसे जगह दे रहे हैं भाई इतना दूर और क्वालिटी इतना घटिया, ये यार आई रादर स्टे इन माय झोपड़ी, उससे बेटर है. मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानिए. वी हैव टू टेक द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड गिव अ प्रॉपर थिंग यार. ऐसा नहीं कि अफोर्डेबल है तो वो जो घटिया चीज दे दिया उसको बेच दिया, उसको चॉइस नहीं है, लोन मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है तो ले ही लिया, एंड आफ्टर 5 years वो रोने लगा कि वहां से पानी आ रहा है, वहां से दीवार धंस रहा है. This is something very important, and government should take note also that best of engineers, best of designers should be hired by government to make affordable housing. Now I know it is difficult, but this is where the developers come in. So developers hire the best of people. So that as Arminder Bhai has said, if the partnership is there and if the developer is well looked after also in doing this, you will have the best of engineering, best of design, even for the common man. That's my point of view. थैंक यू कुणाल साहब. रोहित जी, अभी कुणाल साहब ने कुछ मतलब क्वेरीज या क्वेश्चन रेज किए हैं एक तरह से इस हाउसिंग फॉर स्कीम के अंदर कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती और उनका जो सेंटर होता है, जो सिटी का सेंटर होता है, उससे बहुत दूर होते हैं. तो आपके क्या सजेशन है इसमें, या आप कैसे देखते हैं सारे मामले को? Well, I would like to open a new chapter within the same subject, and as there's a very deep insight view has been given by Mr. Kathuria. Thank you very much, sir, for sharing your so much in-depth vision. And of course, Dr. Banerjee have mentioned a very, very vital issue of the creating the quality buildings, because we are not creating building for few years. We may be thinking of maybe a building will last for at least 1 century. So the quality of construction will definitely make them these building to stay and functional for the. क्योंकि हम जानते हैं कि नेहरू प्लेस के एरिया के अंदर बहुत से बिल्डिंग्स जिनको भी अभी 50-60 साल ही हुए हैं, वो 20-30 साल से ही डेंजर बिल्डिंग की कैटेगरी में आ गई हैं. मैं डिस्कशन को एक डिफरेंट लेवल पे लेना चाहता हूँ और मैं एक दूसरे चैप्टर को शुरू करना चाहता हूँ. एंड बिफोर दैट आई वांट टू गिव अ लिटिल ब्रीफ अबाउट दैट. देयर हैज बीन अ वन विजन ऑफ डॉक्टर APJ Abdul Kalam, who was a renowned scientist and also a very visionary person. उन्होंने हाउसिंग के ऊपर एक विजन दिया था which has been called PURA, providing urban amenities in rural areas, and that has been forwarded to HUDCO. That time the present chairman Dr. PS Rana was there. He has been given a draft of that, how that we can
provide the urban amenities to rural areas, so the migration of the people will not be to the specific segment. So the people can avail the maybe the healthcare facilities, maybe the their education system, maybe the job opportunities within the area. They can interconnect these. All the districts should be interconnected. All the rural villages should be interconnected. तो मेरा एक सवाल अभी मैं पूछना चाहूँगा हमारे कथुरिया साहब से कि कथुरिया साहब, हम सेगमेंटेशन के अंदर कहीं उलझ गए हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द मेट्रो सिटीज़ के अंदर कोई चैलेंजेस हमारे हैं. ये एक सेगमेंट क्रिएट हो गया है, बार बार वही बढ़ता जाता है. उनको ही आप सेटेलाइट सिटी आ जाते हैं उनके आगे बढ़ करके, फिर और फर्दर उनका एक्सपेंशन हो जाता है और देयर इज एन लोड ऑन द मेट्रो सिटीज़. तो जो ये क्योंकि हाउसिंग की प्रॉब्लम तो नेशन वाइड है, तो जो एमिनिटीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ का जो कहीं ना कहीं शॉर्टेज है हमारे रूरल एरिया के अंदर, उनको किस तरीके से डेवलप होना पड़ेगा जिससे ये हाउसिंग की जो नीड है वो शहरों तक ही बार बार ना बढ़ती जाए, वो एक रूरल एरिया के अंदर भी उसको हम कैटर कर सकते हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा रोल समझते हैं? राकेश भाई, आपने बहुत ही एक वैलिड पॉइंट करा रेज किया. और दूसरी बात ये जो आपने हमारे प्रेसिडेंट, साइंटिस्ट और एक बहुत ही विजनरी इंसान जिनकी सब इज्जत करते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी जो बात कही, अगर आप उसको आज के पर्सपेक्टिव में सोचें तो जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था या है, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वो वही है. दैट इज द प्रोजेक्ट. और मैं आपको बड़ी खुशी से बताऊंगा कि हमने एमिटी बिजनेस स्कूल में एक रियल एस्टेट का एमबीए कोर्स होता है, उनके 3 बच्चों को हमने इस बार रिसर्च कराई, जिसपे एक बच्चे की जो रिसर्च का टॉपिक था वो स्मार्ट सिटी ही था. और उस स्मार्ट सिटी के अंदर हमने 3 शहर चूज करे थे, जिसमें दिल्ली और चेन्नई और बैंगलोर 3 शहर थे. कब वो स्मार्ट सिटी, वो जो फर्स्ट 100 सिटीज थी, उनमें कब वो अलॉट हुए, उसमें कितने फंड, तकरीबन 1000 करोड़ रुपया पर सिटी इनिशियली दिया गया था उसमें, और 2000 करोड़ रुपए तक का प्रोविजन था. उसमें हमने कैटेगरिकली डिफाइन किया कि ये स्मार्ट सिटीज पे क्या काम हुआ. इसी तरह हिमाचल प्रदेश में शिमला जो है वो भी एक स्मार्ट सिटी के अंडर आता है. आप मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे से इस चीज को, कुछ चीजें सरकार नीति के रूप में बनाती है, कुछ कुदरत करती है. और अभी जो ये जो कोविड वाला काम हो रहा है, इससे लोगों को ये समझ में आ रही है कि मुझे दिल्ली रहने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ अपने घर, वहां पे जाके, और मेरे पास वाईफाई है, मैं कहीं से वर्क फ्रॉम होम करूंगा. सो सडनली आप देखिए कि आप जो है, आप अगर डेटा पढ़ रहे होंगे तो लोग आज सबर्ब की तरफ खुद ही भाग रहे हैं, क्योंकि बड़ा घर चाहिए, एक ऑफिस के लिए कमरा चाहिए. तो आप दिल्ली से दूर आज ही, या बॉम्बे से दूर, थोड़ा दूर जाना चाह रहे हैं, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन और सारी फैसिलिटीज मिल जाए तो आप वही काम करना चाह रहे हैं. इट इज वेरी वेरी एसेंशियल. और आने वाले समय के अंदर अगर हम एक जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर हम इसी तरह से स्ट्रक्चर आउट कर दें कंट्री के अंदर, तो और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे अच्छे से बन जाए, मुझे नहीं लगता ये माइग्रेशन का जो लोड है जो मेट्रोज पे है वो इतना रहेगा. जो ये स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट है, दैट हैज बीन रिन्यूड. अर्लियर इट वाज द जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन. तो उसको भी हम बार बार अर्बन एरिया में आ रहे हैं, बट वेयर एज द डॉक्टर कलाम हैज सेड कि दीज ऑल एमिनिटीज, रादर देन स्पेंडिंग अगेन टू द अर्बन एरियाज, व्हाई डोंट वी स्पेंड मनी इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज. So if we just create the infrastructure strengthen in the rural areas, that will be much better for the benefit of the country. So that was the basic idea. Dr. Banerjee, आप प्लीज थोड़ा क्विकली एक अपना रिव्यू, थोड़ा सा मैं रूरल तरफ इसलिए जाना चाह रहा हूँ क्योंकि that will be balancing our discussion. So can you please just move this discussion little bit to rural areas and understanding how the infrastructure need to be developed, ताकि हम उनको भी कहीं ना कहीं एक तरह से बैलेंस कर सके डेवलपमेंट ग्रोथ में. यस, आपने एकदम सही कहा है. एंड आई थिंक द पास्ट प्रेसिडेंट्स आइडिया ऑफ इम्प्रूविंग द रूरल सेक्टर एंड हाउसिंग इन द रूरल एरियाज, मेकिंग इट एज मच अट्रैक्टिव, जैसे हम अर्बन सिटीज में हैं, यही फैसिलिटीज अगर रूरल में हो तो देयर इज नथिंग लाइक इट, नथिंग बेटर. बट until the industry moves to the rural areas, how will the people support themselves? Until the factories have their branches in the rural areas where they can get their job and live in the smart city, they will always migrate to urban centers.
पहले you have to see the root of the problem. The root of the problem is they don't have money to live. That's why they come to cities. Otherwise, why should they come and live in crowded areas? You know, as I was saying, 80 people, one bathroom. क्यों आएंगे यहाँ? आराम से वहाँ अपना रूरल में रहेंगे, पर वहाँ काम काज नहीं है तो क्या करेंगे? So I think to fulfill our past president's dream, first thing we have to do is to spread out the infrastructure, roads, rail, everything, which we are doing, I know. But to provide jobs for these people in the rural area, then they don't need to migrate. Then they can live in a smart city, अपनी जगह रह सकते हैं. But पहले problem तो हम solve करें कि you know, the warehouses, the plants, the factories, all these should move to rural areas instead of crowding into Delhi, Bombay, and Chennai. They should move to the outside areas. Why not? As Sanjeev said, transportation, then you don't need to travel all the way to town. You can work and stay and live happily. School, college, सब वहीं कर सकते हैं. थैंक यू कुणाल जी. बस मैं लास्ट सवाल मेरा अमरिंदर जी से है. अमरिंदर जी, आप अपना इस पे सुझाव दें कि इस हाउसिंग फॉर ऑल में सरकार ऑनलाइन का प्रयोग करके कैसे इसको पॉपुलर कर सकती है, कैसे इसको बेहतर कर सकती है. तो सरकार को बहुत एग्रेसिवली ऑनलाइन काम करना चाहिए. अभी अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो पिछले 20 सालों से सरकार की एक एजेंसी है एडीपीवी जो ज्यादा बुलिश रहती है टुवर्ड्स ऑफलाइन एक्टिविटीज, पुटिंग होर्डिंग एंड न्यूज़पेपर फॉर एनी काइंड ऑफ स्कीम्स दैट इज गेटिंग प्रमोटेड. आई गेस वो हमें चेंज करना चाहिए और आउटडोर और प्रिंट से निकल के हमें डिजिटल में आना चाहिए. थ्रू डिजिटली अगर गवर्नमेंट का विजन थोड़ा प्रोग्रेसिव वे में निकलता है तो कम्युनिकेशन भी क्लियर होता है और रीच भी ज्यादा होती है. एडीपीवी को रीजिक करके रीचेंज करने की जरूरत है. थैंक यू. हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे इस प्रोग्राम में आए और उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी. जय हिंद, जय भारत.